Good morning, students. Today I am going to teach you historical facts from GK book of class 6. First, the इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। आज हम लोग ये जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति के पीछे क्या ऐतिहासिक तथ्य है, इसके बारे में क्या था जो आज हमें पढ़ना है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज़ द नेम गिवन टू अ टाइम ऑफ ग्रेट चेंज इन ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के महान परिवर्तन को ही औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है। उस समय एक बदलाव आया था व्यापार के क्षेत्र में, जिससे बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ था, परिवर्तन हुआ था। इसलिए हम इस काल को, इस समय को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। बिफोर द 1700s पीपल मेड गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ बाय हैंड। 1700 ईस्वी में, इस दौरान, इस समय में इंसानों के द्वारा सामानों को बनाया जाता था, चीज़ों को तैयार किया जाता था, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, और वो भी हाथों से बनाया जाता था। ड्यूरिंग द 17th मशीन्स वेयर इन्वेंट विच मेड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स स्पेशली द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ईजियर एंड क्विकर। 1700 ईस्वी के दौरान मशीनों का आविष्कार किया गया था, जिससे माल को तैयार किया जाता था, यानी कच्चे माल से सामान को तैयार किया जाता था। खास करके कपड़ों को, यानी कपड़े के सामान को बनाया जाता था, जो कि काफ़ी आसान और जल्दी बनाया जाता था। Thereafter, manufacturing industries started flourishing throughout the world. इसके बाद दुनिया भर में इस तरह के उद्योग फलने और फूलने लगे, इनका दौर चल पड़ा। सेकेंड, द गोल्डन एज इन इंडिया, यानी भारत में वो कौन सा समय था जिसको हम लोग गोल्डन एज के नाम से जानते हैं? तो द एज ऑफ द गुप्त, यानी जब गुप्त का शासनकाल था, उस समय का जो एज था, टाइम था, वह भारत देश के लिए गोल्डन एज कहलाता था। चलिए तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जस्ट एज चंद्रगुप्त मौर्य सेव्ड द पीपल ऑफ मगध किंगडम फ्रॉम द tyranny ऑफ द नंद किंग्स इन द 4th century BCE, यानी जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चौथी शताब्दी में, यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नंद राजाओं के अत्याचार से मगध साम्राज्य के लोगों को बचाया। यानी उस समय जो नंद शासक था, वो मगध के लोगों पे अत्याचार करते थे, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे, सारे मगधवासियों को इसके अत्याचार से बचाया था। So also the people of Magad, long hearts by inventor, found shelter in another Chandragupta in 4th century CE. इसलिए भी मगध के लोगों ने आक्रमणकारियों द्वारा लंबे समय तक उत्पीड़न को झेला। 4वीं शताब्दी में एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर से आश्रय दिया। The Gupts established a large kingdom over northern India and gave it stability, place and prosperities. गुप्त ने उत्तरी भारत पर एक बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया और इस राज्य में शांति और समृद्धि को स्थापित करके सारे लोगों को इन शांति और समृद्धि से पूर्ण किया। Some great rulers of the Gupts dynasty were Chandragupta Maurya I, founder 320 CE to 335 CE. सेकेंड में समुद्रगुप्त, जो 335 CE से लेकर 375 CE तक रहा था। अब थर्ड में चंद्रगुप्त II, 375 CE to 415 CE. Next, Kumargupta, 415 CE to 455 CE, and Skandagupta, 455 CE to 467 CE.
यानी जो कुछ महान गुप्त थे, गुप्त नाम के शासक थे जो इस काल में आए थे, उन सबों का इस तरह से डिटेल है कि किन्होंने कब तक शासन किया और अपने राज्य में सुख और समृद्धि स्थापित की। द 200 years of the Gupta's rule is called Golden Age. इस 200 वर्षों तक जो गुप्त के रूल्स चले थे, इनका जो शासन काल चला था, इसी शासन काल को हम कौन सा शासन काल कहते हैं? तो स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहते हैं। द गुप्त किंग वेर गुड एंड काइंड रूल्स, यानी जो गुप्त के राज्य थे, जब तक गुप्त का शासनकाल चला, वह क्या कहलाता था? अच्छा और दयालु था। यानी गुप्त जो राजा थे वो अच्छे थे और दयालु थे। देयर वॉज ग्रेट प्रोग्रेस इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। उस काल में, उस समय जिस समय गुप्त राजा हुआ करते थे, व्यापार और उद्योग में भी बहुत प्रगति हुआ था। द पीपल लिव्ड अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस लाइफ। इस समय लोग सुखी और संपन्न जिंदगी व्यतीत करते थे। तो इसलिए हम इस काल को, इस पीरियड को स्वर्ण युग या गोल्डन एज के नाम से पुकारते हैं। थर्ड, पुलिस एक्शन इन हैदराबाद, यानी हैदराबाद में पुलिस के द्वारा किया गया कार्यवाही। तो ऑन अगस्त 27, 1947, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन अ स्टेटमेंट सेड दैट हैदराबाद वुड नॉट मर्ज विद द इंडियन यूनियन। यानी 27 अगस्त 1947 को हैदराबाद के निज़ाम ने यह बयान में कहा था कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय नहीं होगा, यानी वो संघ में नहीं विलय होगा। He declared that it would be an independence serving nation. उन्होंने यह घोषणा की थी कि यह एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र होगा। The people of a state protest to this declaration and hoisted the tricolor. राज्य के लोगों ने इस घोषणा का विरोध किया और तिरंगे को फहराया। The Rajakars, a brand of armed guard formed by the Nizam government, unleashed a reign of terror of them. राजकारों ने निजाम की सरकार द्वारा गठित सशस्त्र गार्डों का एक बैंड ने उस पर आतंक का एक शासनकाल शुरू किया। सरदार पटेल, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑर्डर्ड पुलिस एक्शन अगेंस्ट हैदराबाद ऑन स्टेप 13, 1948, 4 AM। सरदार पटेल ने भारत के उप प्रधानमंत्री को 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई करने का आदेश दिया, वो भी सुबह 4 बजे। The Indian Army moved into Hyderabad from 8 different points and took control of the state. भारतीय सेना के 8 अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित हुए यहाँ के पुलिस और विभिन्न बिंदुओं पर जाकर राज्य का नियंत्रण किया। हैदराबाद thus became a part of the Indian unions. इस प्रकार हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। फोर्थ, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का लौह स्तंभ। द आयरन पिलर एट दिल्ली वाज सेट अप बाय कुमार गुप्त फर्स्ट इन 415 CE। दिल्ली के लौह स्तंभ की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने 415 ईसा पूर्व में किया था। इन ऑनर ऑफ हिज फादर चंद्रगुप्त II, उन्होंने यह स्थापना अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के सम्मान में किया था। It was originally put up at the site in मथुरा। यह मूल रूप से मथुरा के एक साइट पर रखा गया था। The pillar is an example of engineering marvel। यह स्तंभ The pillar is an example of engineering marvel। यह पिलर चमत्कार का ही एक प्रतीक है। It has not rusted through it is exposed to the ravages of time and weather। यानी यह समय और विरह के
संपर्क में नहीं आया, यानी कोई भी मौसम आया और कुछ भी हुआ तो इस पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा। अब नीचे आपको है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं कि क्या ऐसी बात है जिस बात से हम अनजान हैं। टू हैविनेट मीन्स टू स्पेंड द विंटर इन अ स्टे लाइक डीप स्लीप, यानी हाइबरनेट का मतलब होता है गहरी नींद में, यानी ठंड के मौसम में गहरी नींद के मुद्रा में जाना। Many kinds of bears hibernate during the winter months, but among polar bears, only the female bears that are expecting babies hibernate in the winter. यानी कह सकते हैं कि ये जो हाइबरनेशन होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सर्दियों के मौसम में कुछ जीव गहरी नींद की अवस्था में चले जाते हैं। कई तरह के भालू सर्दी के महीनों के दौरान इस तरह के हाइबरनेट के पोजीशन में चले जाते हैं, और केवल जो मादा भालू होती है जो बेबीज़ को बॉर्न करती हैं वे अपने शिशु के जन्म के लिए इस उम्मीद में रहती हैं कि शिशु का जन्म हो, वे इस हाइबरनेट के पोजीशन में जाती हैं। इस तरह आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर में हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में जाना। तो आप जितने भी पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स आपको बताया गया। फर्स्ट, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप इसका कुछ पॉइंट याद कर लीजिएगा। सेकंड है द गोल्डन एज इन इंडिया, तो इसका भी आप 2 से 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा फॉर योर एग्ज़ाम। थर्ड है पुलिस एक्शन इन हैदराबाद, एंड फोर्थ आयरन पिलर एट दिल्ली। इस 4 पॉइंट के 2 to 3 पॉइंट्स को आपको हमेशा के लिए लर्न करना है और इसे हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने आज इस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।